Hello students, this is Sembala from Maharaja Agarsan School Hisar. Today we are going to study History chapter 2nd of class 9. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, यानी कि यूरोप महाद्वीप के अंदर जो है किस तरह समाजवाद की स्थापना हुई और रूसी क्रांति के कारण जो है जो देश में ही नहीं, रूस में ही नहीं, बल्कि इसके विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़े, इन सब के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक परिवर्तन का युग। लास्ट जो लेसन था उसमें हमने पूरा का पूरा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो है सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात कर दिया। आमूल परिवर्तन यानी कि पूरी तरह से परिवर्तन की भावनाएं पैदा हुई। 18वीं सदी के पहले यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस के अंदर समाज जो था 3 एस्टेट में बंटा हुआ था और समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का यानी कि जो अमीर वर्ग का अधिकार था और चर्च का अधिकार था। लेकिन उस क्रांति के बाद जो है वहां पर जो इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा, यानी कि क्रांति के बाद जो है इसका स्वरूप बदल गया। इसी तरह यूरोप के अंदर भी जो है सभी लोग इस आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, यानी कि सभी लोग पूरी तरह से परिवर्तन नहीं चाहते थे। इसके बारे में सब लोगों की अपनी अपनी राय थी कि लोग जो है बदलाव के लिए तैयार तो थे, लेकिन वह चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। अर्थात लोग समाज में परिवर्तन तो चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ वो ये चाहते थे कि परिवर्तन धीमी गति से हो, ये नहीं कि सारा कुछ एकदम से बदल दिया जाए। एक खेमा यानी एक ग्रुप वो मानता था कि समाज में आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी समाधानों के पक्ष में थे। जैसे कि रूढ़िवादी यानी कि जो प्राचीन ढर्रे पर ही, यानी जो प्राचीन रूढ़िवादी विचार हैं उन्हीं पर कायम रहना चाहते थे। कुछ उदारवादी थे, उदारवादी यानी कुछ परिवर्तन, थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहते थे, या आमूल परिवर्तनवादी, या फिर कुछ ऐसे थे जो पूरी तरह से परिवर्तन चाहते थे। तो इन सब के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले उदारवादी आता है। सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों का एक समूह उदारवादियों का था, और उदारवादी जो है एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, यानी कि वो समाज में परिवर्तन करके एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर समझा जाए, समाज के अंदर सभी को बराबर का स्थान मिले। शायद उस समय के यूरोप में प्राय किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था, यानी कि जिस समय ये बात हो रही थी उस समय यूरोप में ज्यादातर एक ही धर्म था। जैसे कि ब्रिटेन की सरकार जो थी वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, और ऑस्ट्रिया व स्पेन के अंदर कैथोलिक चर्च के समर्थक, यानी कि कहीं पर किसी धर्म को मानने वाले ज्यादा थे तो कोई सरकार किसी धर्म का समर्थन करती थी। उदारवादी समूह जो है वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, यानी उदारवादी जो है वंश आधारित, यानी कि जो एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो है उसी के परिवार का दूसरा व्यक्ति शासक बने, इस सत्ता का विरोध करना चाहते थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, यानी कि वो सरकार के सामने जो है सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह समूह जो है प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित यानी चुनी हुई सरकार के पक्ष में था जो कि राजाओं या ऑफिसरों के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए, यानी कि एक अच्छी और प्रशिक्षित न्यायपालिका, यानी कि जिसमें सभी लोग अच्छे से ज्ञानी हो, समझदार हो, उनके आधार पर बनाए गए कानूनों के आधार पर शासन किया जाए। ये लोग जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी जिसमें सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार हो, उनको तो ये उसके पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही होना चाहिए, यानी कि जो अमीर व्यक्ति हैं केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा समूह आता था रेडिकलवादी,
रेडिकलवादी लोग जो है एक ऐसी सरकार चाहते थे जो देश के अंदर बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। यानी कि इसमें बहुत सारे लोग तो जो है महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक, यानी कि कुछ लोग तो चाहते थे कि महिलाओं को मताधिकार देना चाहिए, और बहुत से लोग ऐसे चाहते थे जो इसका विरोध कर रहे थे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उदारवादियों के विपरीत जो है ये लोग जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी विशेषाधिकार के खिलाफ थे। यानी कि रेडिकलवादी जो लोग थे वो भी जमींदार और जो अमीर व्यक्ति थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनको दिए जाने वाले स्पेशल अधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। मतलब ये कि वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों के पास अपना व्यक्तिगत संपत्ति ना हो, उसका विरोध नहीं करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये संपत्ति केवल कुछ एक लोगों के हाथ में केंद्रित होकर ना रह जाए। तीसरा समूह आता था रूढ़िवादी वर्ग। रूढ़िवादी जो तबका यानी वर्ग जो था, रेडिकल और उदारवादी, इन दोनों के खिलाफ था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। 18वीं सदी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए और अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। यानी कि जो रूढ़िवादी वर्ग के लोग जो थे वो 18वीं शताब्दी के अंदर तो जो है जो परिवर्तन के विचारों का पूरी तरह से विरोध करते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर उन्हें जब ये महसूस हुआ कि परिवर्तन बहुत जरूरी है, तब जो है वो परिवर्तन तो चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि जो हमारा प्राचीन अतीत है उसको ना भुलाया जाए, उसको भी याद रखा जाए, और जो देश में परिवर्तन है बहुत ही धीमी गति से किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। यानी कि जब देश के अंदर औद्योगिक स्थापना हुई, यानी कि नए नए उद्योग स्थापित हुए, उस समय जो है यह समय जो है सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का युग था। औद्योगिकरण ने जो है औरतों, आदमियों और बच्चों सभी को कारखानों में ला दिया, यानी कि सभी लोगों को काम करने का अवसर प्रदान किया। काम की घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत ही कम थी। तो उस समय जो है औद्योगिकरण के कारण जो है काम के घंटे, यानी कि पहले जो है सीमित समय कि काम के घंटे निश्चित थे, लेकिन अब जो है कारखानों में काम बहुत ज्यादा समय तक करवाया जाता था, लेकिन बदले में मजदूरी कम दी जाती थी। और साथ ही साथ जो है बेरोजगारी आम समस्या थी, यानी कि जनसंख्या ज्यादा थी, उतनी मात्रा में रोजगार नहीं थे, तो लोग जो है खाली बैठे रहते थे। इस कारण जो है वहां पर बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी, यानी कि उद्योगों के अंदर जो कारखानों में बनने वाली चीजों की मांग अगर कम हो जाती थी तो देश में बेरोजगारी और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि डिमांड कम होने से लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल पाता था, काम कम हो जाता था। तब जो है नेक्स्ट टॉपिक साथ ही साथ एक लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी कि जितने भी कारखाने थे लोगों के पास पर्सनल थे, निजी कारखाने थे, और उनमें जो है रेडिकल और उदारवादी के पास भी बहुत ज्यादा पैसा था, और उन लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग जो थे कारखानों में नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा कर ली थी, यानी कि उन्होंने जो है व्यापार के जरिए और कारखानों के जरिए जो है बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया था। इसलिए वो चाहते थे कि समाज में जो परिवर्तन है, औद्योगिक क्रांति है, उसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। और साथ ही साथ जो है वो ये भी चाहते थे कि उन्हें ये भी महसूस कर रहे थे वो कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक ज्यादा पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ किया जा सकता है। यानी कि उन्हें ये महसूस हुआ कि अगर काम करने वाले लोग स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं, नागरिक हैं देश में, तब जो है औद्योगिक क्रांति का यानी कि औद्योगिक व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। और वो ये जो लोग थे वो जन्म से मिलने वाले अधिकारों के विरुद्ध थे, क्योंकि उनकी मान्यता यानी उनकी सोच थी कि यदि हर एक व्यक्ति को देश में स्वतंत्रता दी जाए, गरीब व्यक्तियों को काम दिया जाए और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना किसी रोक टोक के काम करने का अवसर दिया जाए, तो जो है समाज अधिक तरक्की कर सकता है, यानी कि समाज का विकास हो सकता है।
तो इस कारण जो है 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में सामाजिक परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह के पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। गोलबंद होने का मतलब होता है उसके सदस्य बन गए, उसके साथ जुड़ गए। तो तब जो है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जो रेडिकल और उदारवादी लोग जो थे वो पूरी तरह से समाज परिवर्तन के इच्छुक थे, जिसके कारण अनेक लोग जो थे उनके साथ जो है मिलकर काम करने को तैयार हो। यूरोप के अंदर जो है 1815 के अंदर 1815 में हमने पढ़ा था पहले कि नेपोलियन की हार के बाद जो है नेपोलियन सत्ता का पतन होना शुरू हो गया था। उसके बाद जो है यूरोप में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे जो है छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकलवादी ये सभी लोग जो है क्रांति चाहते थे। और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जो है क्रांति के जरिए समान ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिसमें नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, यानी कि वे ऐसा देश बनाना चाहते थे जिसमें सभी व्यक्तियों को बराबर के अधिकार मिले। 1815 के बाद जो है इटली के अंदर राष्ट्रवादी नेता था गिसेपे मैज़नी। उसका भी यही लक्ष्य था कि सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार प्राप्त राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूरोप में समाजवाद का आना, यानी कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी कि वो संपत्ति पर निजी स्वामित्व के को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है, यानी कि समाजवादी जो थे वो चाहते थे कि सभी व्यक्तियों को उत्पादन के साधनों पर बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा, समाजवादियों को जो है कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचारों में दिलचस्पी थी, यानी कि सामूहिक उद्यम यानी कि सभी लोग मिलजुल कर करें। तो इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति जैसे रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना में नया समन्वय नाम से एक नए समुदाय की रचना करने का प्रयास करा। इसी तरह फ्रांस के अंदर लुई ब्लॉक जो थे वो भी जो है पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देना चाहते थे, यानी कि जो कारखाने जो थे, बड़े बड़े उद्योग जो थे, उसमें व्यक्तिगत कारखानों के बजाय सामूहिक उद्यम जिसमें सभी लोगों का बराबर का योगदान हो, ऐसे जो है उद्योग स्थापित करना चाहते थे। और कोऑपरेटिव जो थे ऐसे ही लोगों का समूह था जो चीजें बनाते थे और जो लाभ होता था उसमें प्रत्येक सदस्य द्वारा काम के जो है किए गए काम के हिसाब से उसे आपस में बांट देते थे। इसी तरह जो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दो समाजवादी थे जिन्होंने इस दिशा में अनेक कार्य किए। कार्ल मार्क्स, इनका कहना था कि औद्योगिक समाज जो है पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पूरा होता है। तो जो है और मार्क्स का विचार था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की होगी। अर्थात कार्ल मार्क्स जो थे एक समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे और ये देश के अंदर जो है जो मजदूर हैं उनको उनका हक दिलाना चाहते थे। और उनका कहना था कि जितना भी उत्पादन होता है उसमें मजदूरों का जो है मजदूरों की संघर्ष के कारण होता है, इसलिए जो है मजदूरों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।